आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 7। ये क्लास 8 का चैप्टर 7 है। इतिहास का बुक का हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से लिया गया, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री। पार्ट 2 है ये, मालिक, है ना। लोहा बनाने वाले फैक्ट्री और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ठीक है। तो इसमें मेन जो पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें। यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। और 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 से 6 तक का वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है फर्स्ट, कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। आप भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा क्या कर रहा है यहाँ पे, कि भारत के पश्चिमी तट पे, तो इधर जानता है आपका होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो भारत के पश्चिमी तट पे, तो इधर हो गया आपका वेस्ट, यहाँ पे गुजरात का रहा। तो गुजरात का जो कच्छ का जो रहा, ये आपका ये वाला एरिया जो है वो गुजरात है आपका। तो स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग कपड़ा, लोहा और इस्पात के बारे में जानेंगे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पाद ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड में, यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती तो थी, लेकिन उन्हें इंग्लैंड में और यूरोप में बेच देती थी जाकर के, ठीक है। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। एक जगह से सामान खरीदता था और वो जगह था क्या आपका भारत, और इंग्लैंड और यूरोप में बेचता था, उससे वो काफ़ी पैसा कमाता था। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, बहुत आगे था 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाट में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलन यानी मलमल कहने लगे। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। आप देख सकते हैं, जैसे ये भारत का जो मैप है, ये जो है आपका भारत का मैप, तो दक्षिण पश्चिम, तो ये वाला एरिया जो है केरल का, है ना। तो यहाँ पर आकर के उन लोगों ने क्या किया, साथ ही केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़ों का ऑर्डर लिया जाने वाला बही के पन्नों को यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। बही के जो पन्ना होते थे जिस पे लिखा जाता था ब्यौरा, उससे क्या कहते थे यूरोप के लोग, पीस गुड्स कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बंडाना। शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुल्लुबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे।
बंडाना शैली के जो कपड़े थे वो अधिकांशतः कहाँ बनाए जा रहे थे, तो आपका राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, यूरोप के बाजार में भारतीय कपड़ा। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे, क्योंकि भारतीय कपड़ा का मांग बहुत ज़्यादा थी। इस चलते इंग्लैंड को बेचैन होना पड़ रहा था, क्योंकि उनका मांग कम थे उनके कपड़ों का। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। वहाँ जो कानून पारित हुआ तो संयोगवश से उस कानून को क्या कहा जाने लगा, कैलिको अधिनियम ही कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। यहाँ पे एक बदलाव हुआ क्या, वो देखें कि 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। वाष्प इंजन का आविष्कार आर्कराइट ने किया 1786 ईस्वी में, जिससे सूती कपड़े के बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पिनिंग जेनी, एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इससे बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों को ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहो या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपने देखा कि बुनकर कौन थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण क्या था? तो सूत को काटना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय कपड़े का पतन। आपने देखा अभी पढ़ा कि भारतीय कपड़ों का यूरोप और इंग्लैंड में कितना डिमांड थी, कितना मांग थी, सबसे आगे था। तो इसका पतन धीरे धीरे हो गया। कैसे? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला असर है कि अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अब बताइए, अब वहाँ पे व्यापार करेंगे और इतना शुल्क देना पड़ेगा तो महंगा तो होगा ही। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औरांग। औरांग जानते हैं क्या होता है? तो फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। नेक्स्ट पॉइंट है चरखा। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है सूती कपड़ा मिलों का उदय। सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ कैसे? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है
कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि कुछ बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था। आप जानते हैं कि कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ कपास की खेती की जाती थी, जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। 1862 में संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगलन, यानी चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, वो क्या होता है? प्रगलन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धौंकनी। हवा फेंकने का यंत्र को क्या बोलते हैं? धौंकनी। हवा फेंकने के यंत्र को बोलते हैं धौंकनी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? टिस्को, की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धातुमल। धातु को गलने से पैदा होने वाला कचरा 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकीकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकीकरण से बिल्कुल उल्टा था। औपनिवेशिक सरकार भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। जापान की सरकार ने अपने देश उद्योग को खुलकर बढ़ावा दिया। जापान में अपने देशों को खुल के बढ़ावा दिया, भारत में दिया ही नहीं। तो ये था 7 चैप्टर से कुछ मेन पॉइंट्स। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 8 चैप्टर है, चैप्टर 8 है, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इस वीडियो को हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।